Okay, hello guys, welcome. So we are starting with quick revision series for class 12th, particularly for term 2. So we'll be starting with economics and let's start with a quick introduction. Myself Swapnil, I'm a qualified CMA and I also hold masters in my subject economics. So that was about it. That was about my quick introduction. तो अपन start करेंगे chapters का जो term 2 में हमारे chapters आ रहे हैं हम उन्हीं को deal करने वाले हैं और ये revisionary video होने वाले हैं. So it's going to be quick एंड क्रिस्पी एकदम आपके लिए कि आप बिल्कुल जस्ट रिवाइज कर पाएँ, ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आवर चैप्टर इज गोइंग टू बी चैप्टर 7 एंड चैप्टर 7 इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कांसेप्ट्स, ठीक है? तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में 7, 8, 9, राइट? तो एक ऑर्डर फॉलो करेंगे हम, उसी को हम फॉलो करते हुए आगे का पूरा सेशन कंटिन्यू करेंगे एंड आपको लेक्चर्स भी उसी सीक्वेंस में मिलेंगे, राइट? तो चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है एंड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज रख पाऊँ जिससे आप पूरा कंप्लीटली इसको समझ पाएँ और जितने भी तरीके से आपको अगर कोई डाउट होगा तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से हमें कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 7 इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कांसेप्ट्स, राइट? तो जो सबसे पहला टॉपिक है अब आपका कौन सा है? एग्रीगेट डिमांड, राइट? तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है? अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कहाँ-कहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्म होते हैं ताकि आप क्वेश्चन आंसर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कर पाएँ और टॉपिक को भी रिवाइज कर पाएँ, राइट? तो एग्रीगेट डिमांड, राइट? तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, भाई व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, राइट? तो अगर आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझना है ना, तो बस कुछ मत करो, कुछ टर्म कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, उन कीवर्ड्स को ध्यान कर लो। अगर उन कीवर्ड्स को ध्यान कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग हमने समझ लिया, राइट? तो पहला कीवर्ड यहाँ पे क्या हुआ है? एग्रीगेट डिमांड के लिए हमने सबसे पहली चीज क्या लिखी है कि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर किस पे? फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे। भाई किसके द्वारा? एक इकोनॉमी के द्वारा। अच्छा, कब? एन अकाउंटिंग में। बस अगर ये चार शब्द पता है तो भाई इतने समय से तो अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं कि अपन इन चारों को जोड़ के लिख पाए एक सेंटेंस, राइट? तो अपन बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट? बहुत ही सिंपल रखेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इकोनॉमी के द्वारा एग्रीगेट जितना भी एक्सपेंडिचर खर्चा किया जाता है, राइट, एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, राइट? मैं बहुत सारी चीजें डिटेल में जाके नहीं बता पाऊंगा, रीजन बीइंग क्योंकि हमने इसके लिए ऑलरेडी हमारे जो सेशंस होते हैं, जो क्लास रहती है उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं और ये क्योंकि मेरा एक लिमिटेशन ये है कि ये एक रिविजनल वीडियो है तो मैं इसको उतना ही प्रिसाइज रखना चाहूंगा, राइट? चलिए, तो एग्रीगेट डिमांड का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो हमने चार बातें ध्यान रखी। क्या? एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है? अब एग्रीगेट डिमांड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसलिए जब हम आगे देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला भी हमें मिलता है। वो फॉर्मूला क्या मिलता है सर? वो फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल सी प्लस आई, राइट? सी प्लस आई, वापस से मेरे साथ, एग्रीगेट डिमांड इक्वल सी प्लस आई। अच्छा, सी क्या हो गया इसमें? सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। बात तो डिमांड की हो रही है ना, बात तो एक्सपेंडिचर की हो रही है ना, बात तो एक्सपेंडिचर की होती है। आप बोलते हो एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स या रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर मैं बोल सकता हूँ। और इस टोटल एक्सपेंडिचर को जब मैं तोड़ दूंगा तो दो हिस्से में बोलूंगा कि भाई खर्चे किस तरीके से होते हैं, दो तरीके की कैटेगरी में। एक तो कंजम्पशन अपने आप में एक कैटेगरी रख दी और एक इन्वेस्टमेंट्स आपने एक कैटेगरी रख दी, राइट? एक कंजम्पशन रख दिया आपने और एक इन्वेस्टमेंट्स कैटेगरी रख दिया, ठीक है? तो अब देखेंगे खर्चा करने के लिए सबसे पहले हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहला कंपोनेंट देख रहे हैं हम कंजम्पशन, राइट? सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब खर्चा करते हैं हम, राइट? कंजम्पशन बेसिकली क्या है? कंप्राइजेस डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है उसको आप कंजम्पशन बोलते हैं। खर्चा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा करने के लिए क्या है? इनकम। अगर इनकम होएगी नहीं तो खर्चा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? अच्छा, होता भी है ऐसा कि इनकम ना भी हो तो भी खर्चा होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बट प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, मैं बोलूँ कि खर्चा अगर इनकम पे निर्भर कर रहा है तो कोई गलत बात तो नहीं होगी? नहीं सर, नहीं होगी। पर थोड़े स्टैंडर्ड शब्द में बोलो सर, तो थोड़े स्टैंडर्ड शब्द में अगर बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलेंगे? इनकम नहीं। अब हम क्योंकि क्लास 12th में और हमें टर्मिनोलॉजी यूज करनी है तो विल यूज अ टर्मिनोलॉजी व्हिच इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई। पर्सनल मीन्स आपके पास डिस्पोज ऑफ करने के लिए, यानी कि खर्च करने के लिए जो इनकम आपके हाथ में बचती है। तो सर इसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्यों बोला? क्योंकि ये वो इनकम है जो टैक्सेस पे करने के बाद आपके हाथ में बचती है, राइट? जब आपको इनकम होती है तो उस इनकम से आपके टैक्सेस होते हैं जो आपके गवर्नमेंट को पे करना रहता है, बट वो आप एक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो टैक्स देने के बाद जो हिस्सा आपके हाथों में बचता है उसी हिस्से को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कंजम्पशन के लिए। इसलिए आप बोलते हैं कि कंजम्पशन इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।
तो आप देखेंगे जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो यही लिखा है कंजम्पशन के बारे में कि कंजम्पशन इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पीडीआई। पीडीआई स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, राइट। ओके, तो कंजम्पशन के बारे में सबसे पहली बात क्या होगी? कंजम्पशन के बारे में सबसे पहली बात ये होगी कि डिपेंड्स ऑन अ लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा खर्चा, जितना कम इनकम उतना कम खर्चा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसी से इंटर रिलेटेड हो गई। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हमने, हायर द पीडीआई हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर ज्यादा होगा इनकम तो ज्यादा होगा खर्चा, कम होगा तो कम होगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? पहला पॉइंट हमने लिखा डिपेंड्स ऑन अ लेवल ऑफ पीडीआई। सेकंड पॉइंट लिखा हायर द पीडीआई हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात ये है खर्चे की। कंजम्पशन नेचर ऐसा है, कंजम्पशन एक ऐसी चीज है, देखिए हम बेसिक नेसेसिटी जो बेसिक नीड्स है उसको हम फुलफिल करेंगे ही करेंगे। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम भूखे रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कपड़े ना पहने, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल ना करें। तो क्या होता है, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। सर कैसे का मतलब क्या होगा? अगर इनकम नहीं भी होगी ना तो इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करता है, भले किसी से चोरी करके खाना खाए या किसी से पैसे लेके उधार लेके खाना खाए, कपड़े पहने, बट अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल करेगा। तो कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन हमेशा होएगा ही होगा। दैट मीन्स अगर इनकम आपका जीरो भी है फिर भी आप खाना खाओगे, फिर भी आपका कंजम्पशन होगा, राइट। तो कंजम्पशन कैसे होता है? कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है। तो सर वो कहाँ से होता है? बट इनकम तो है नहीं। हाँ, कुछ सेविंग्स होती है, सेविंग्स के थ्रू कर सकते हो, किसी से बोरिंग के थ्रू कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरीके से आप कंजम्पशन किया जा सकता है और ऐसा होता भी है, राइट। ऐसे भी समझ लो, जैसे फॉर सपोज मान लो आप कहीं जॉब करने गए, राइट। आप अगर जॉब करने कहीं पे जाओगे तो आपको डे वन से सैलरी थोड़ी ना मिलेगी, आपको तो लास्ट डे, मंथ के लास्ट डे पे सैलरी मिलेगी। तो स्टार्टिंग के मान लो जब आपने पूरे दिन जो आप रहे वहां पे, कहीं पे बाहर जाके मान लो आप रह रहे हो, राइट। वहां पे आप रेंट दे रहे हो, वहां पे आप खाना लगा हुआ है आपका, आपकी बहुत सारी चीजें, आपके आने जाने का कन्वेंस, पेट्रोल, वो सारा खर्चा आपका रहता है। तो खर्चा आप स्टार्टिंग में तो कहाँ से, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव में ये खर्चा कहाँ से कर रहे होगे? क्योंकि इनकम तो तब आपकी हो रही नहीं होगी। इनकम तो आपको जब आपकी फर्स्ट जॉब लगेगी, आपकी इनकम कब मिलेगी? आपको लास्ट में मिलेगी ना, मंथ के एंड पे। तो स्टार्टिंग में उस समय आप खर्चा कहाँ से कर रहे हो? उस समय खर्चा आप सेविंग से कर रहे होंगे, राइट। इसलिए खर्चा हमेशा होगा, इनकम हो या इनकम ना हो, आप सेविंग से निकाल के खर्चा करेंगे, बट आप खर्चा करेंगे। तो कंजम्पशन के बारे में तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। क्या? कि कंजम्पशन के बारे में सबसे पहली बात कि डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सेकंड, हायर द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो there is a minimum level of consumption which is known as autonomous consumption represented by C bar। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड्स का 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या लिखा है मैंने? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो there is a minimum level of expenditure known as autonomous consumption। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे खर्चा हो रहा है, जैसे मान लो मेरी इनकम जीरो बट मेरा खर्चा 100 रुपए है, तो जो 100 रुपए का खर्चा है उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे सी बार लिख के, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चीज मैंने आपको क्या बताई कि एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर को हमने बांटा दो हिस्सों में कि भाई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और अभी हम किस में डील कर रहे हैं? कंजम्पशन में। हमने कंजम्पशन के बारे में पूरी बातें समझ ली यहाँ पे, राइट। तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। चलिए, कंजम्पशन के बारे में लगे हाथ में आपको कर्व भी बता, शेड्यूल भी बता सकता हूँ कि देखिए ये हमने एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल लिखा हुआ है। हाइपोथेटिकल शेड्यूल में ये है कि देखो इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, इनकम का लेवल चेंज हो रहा है और डिपेंडिंग अपॉन द इनकम आपका कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम भी देखो, यहाँ पे जब इनकम जीरो है तब भी आपका 40 कंजम्पशन हो रहा है। ये जो कंजम्पशन हो रहा होगा ना, इसको आप बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सी बार से। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सी बार से। यही मैं आपको थर्ड पॉइंट बता रहा था कि शेड्यूल में भी आपको दिख रहा है कि अगर इनकम आपकी जीरो भी है तो भी आपका कंजम्पशन हो रहा है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है। इनकम अगर कम हो रही है तो कंजम्पशन भी आपका कम हो रहा है। तो इसको आप बोलते हैं कंजम्पशन शेड्यूल। इसी को अगर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए फटाक से। आपने एक्स एक्सिस में इनकम लिखा, वाई एक्सिस में कंजम्पशन लिखा, और देखिए क्योंकि कंजम्पशन आपको दिख रहा है, देखिए अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ना, जो मैंने शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल को अगर आप इनकम एक्स एक्सिस में लेंगे और कंजम्पशन वाई एक्सिस में लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, मैंने फ्री हैंड बनाया है, यहाँ पे मैंने प्लॉटिंग और स्केल नहीं लिया, बट आप कंजम्पशन इसको बनाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। कंजम्पशन कब आपका ओरिजिन से कभी चालू नहीं होगा। ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब क्या होगा? कोई चीज ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और कोई चीज ओरिजिन से स्टार्ट होगी, दैट मींस जीरो से। बट कंजम्पशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। और हमारे केस में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या है? जो सी बार है, हमारे
हमारे केस में सी बार कितना है, ये है 40। सर ये 40 कहाँ से आया, शेड्यूल देखो, शेड्यूल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन आपका 40 है, राइट। तो आई बिलीव कि ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसलिए कंजम्पशन कर्व जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो देखो कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि अगर अपन इसको ऐसे मार्क कर रहे होंगे मान लो इसका अगर अपन ऐसे मार्क कर रहे होंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40, तो ये 40 वाला पॉइंट होगा, तो यहाँ से आपका कंजम्पशन स्टार्ट होगा और फिर जाता जाएगा, जैसे आपका कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360 और 440 है, तो वैसे आपका कंजम्पशन कर्व उसी हिसाब से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा आपका कंजम्पशन कर्व, राइट। तो ये कंजम्पशन कब होता है, कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, और जितना एरिया यहाँ पे छूटा हुआ होगा, ये जितना भी एरिया आपको यहाँ पे छूटा हुआ दिख रहा है, राइट, जिसको हमने यहाँ पे मार्क करके स्पेशली यहाँ पे सी बार लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये हुआ आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का पहला कंपोनेंट बताया, पहला कंपोनेंट क्या था, कंजम्पशन। फटाफट आ जाते हैं दूसरे कंपोनेंट में, राइट। देखो क्या होता है कि इकोनॉमी में ना दो सेक्टर्स होते हैं, आपको पता है, राइट। टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड को स्टडी भी कर रहे हैं टू सेक्टर मॉडल में। टू सेक्टर मॉडल में एक प्रोड्यूसर्स होते हैं और दूसरे आपके हाउस होल्ड होते हैं, राइट। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, प्रोडक्शन करता है, हाउस होल्ड आपका कंजम्पशन होता है, कुछ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ आपके कुछ फैक्टर्स आपकी पेमेंट होती है और यहाँ से आपको कुछ फैक्टर्स बदले में आपको सर्विसेज मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो एक मार्केट में इसमें दो तरीके के गुड्स आपको मिल जाते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स में जनरली हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर किस में डील करते हैं, कैपिटल गुड्स में। तो एक बहुत बड़ा डिमांड किसकी भी होती है, मशीनरी की भी डिमांड होती है, इन सारी चीजों की भी डिमांड होती है, तो उसको हमने किस में ले लिया, इन्वेस्टमेंट में। बाकी कंजम्पशन कैटेगरी में सारे कंज्यूमर गुड्स आ गए, इन्वेस्टमेंट हमने कैपिटल गुड्स की कैटेगरी अलग बना दी, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स को हम सिंपल शब्दों में क्या बोलेंगे, एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। सर एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, जिसकी फैक्ट्री में ऑलरेडी 3 मशीनें थी, ये देखो ये 3 मैंने मशीन बनाई है, 1 2 3, M1 M2 और M3, राइट। अब जैसे ये साल भर में अपना बिजनेस कर रहा था, इसको और मशीनों की जरूरत पड़ी, राइट। इसने सोचा कि मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, मुझे अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, तो उसने क्या बोला, मुझे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी ताकि उतना ही मेरा आउटपुट बढ़ सके, ताकि उतना ही मेरा आउटपुट जनरेट हो सके। तो उसने क्या बोला, इसने 2 मशीन और लगाई, ये आया M4 और ये आया M5, राइट। ये 2 मशीनें और आ गई अपनी। अब साल के एंड में देखेंगे तो टोटल मशीनें कितनी है, 5, ये है M, टोटल मशीनें 5 है, और साल के स्टार्टिंग में कितनी मशीनरी थी, 3 स्टार्टिंग में मशीनरी, राइट, 2 नहीं आई। तो अगर बोलें कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, तो ओपनिंग कैपिटल है 3 मशीनरी, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 5 मशीनरी, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि साल भर के दौरान कितना आपने मशीनों को ड्यूरिंग द ईयर आपने ऐड किया है, एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। ऑलरेडी आपके पास 2 मशीनरी थी, दैट वाज द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसमें आपने और सॉरी ऑलरेडी आपके पास 3 मशीनरी थी, दैट वाज द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसमें एडिशन हुआ 2 मशीनरी का और, तो टोटल एंड में कितनी हो गई, 5 मशीनरी। तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी हुई, 2 मशीनरी की इन्वेस्टमेंट्स हुई, राइट। तो उसको हम कहते हैं एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए क्या हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए आपको दो चीजें मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होंगी, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगी, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। मैं दोनों को समझा देता हूँ और हमारे सिलेबस में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने समझनी है, राइट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो जनरली प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती, जो इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, जो जनरली गवर्नमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में, जैसे कि मान लो रोड बनने हैं, स्कूल्स बनने हैं, हॉस्पिटल बनने हैं। जैसे अभी कोरोना के केसेस, जब आप कोरोना हुआ था तब आपने देखा था कि कितनी जरूरत थी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट्स की, हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी जरूरत थी, बेड्स की कितनी जरूरत थी। तो कुछ चीजें होती है जो नेसेसिटी होती है, जो कि चाहिए ही चाहिए, रोड्स बनना कितना जरूरी, कनेक्टिविटी कितनी जरूरी, ट्रांसपोर्टेशन कितना जरूरी है, ये सारी चीजें जिन पे गवर्नमेंट खर्चा करता है। तो गवर्नमेंट ये नहीं सोचता है कि इसके पास इनकम होगी कि नहीं होगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड होकर नहीं करता है कि चलो मैं ना पॉश एरिया में स्कूल डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे इनकम होगी, नहीं। अगर रूरल एरिया में स्कूल डालना है तो ये काम कौन करेगा, भाई वो इंसान जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा वो रूरल एरिया में स्कूल डालेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी। वहां पे तो सरकारी स्कूल डालने पड़ेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिड डे मील दे और बच्चों की फीस भरे। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट जो कि जनरली गवर्नमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी में, और जिसमें आप ये देख सकते हैं कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट करती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इसका इनकम के चेंज होने से नहीं कोई मतलब नहीं है, अगर स्कूल बनने हैं तो बनेंगे, अगर रोड बननी है तो बनेंगे। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक और इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आप बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नाम से ही पता चलता है कि इट इज इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट, दैट मींस इट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ये इनकम के चेंज होने से चेंज होती है क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए की जाती है, राइट। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट के लिए की जाती है और इनकम के चेंज होने से चेंज होती है उसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती है और इट इज इनकम इन इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक मतलब इनकम से इसका कोई मतलब नहीं, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। और ये हमारे सिलेबस में आपको पार्ट में भी दिखेगी, ठीक है।
तो मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आपने लिख लिया कि एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोनॉमस सॉरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सबसे पहले हमने देखा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, इट इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, मैंने आपको पहले ही समझाया। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स, भाई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट विच चेंजेस विद चेंज इन इनकम, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको नोइंगली मैंने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स का ग्राफ नहीं बनाया, ऑटोनॉमस का बनाया, क्योंकि हमें इसी के बारे में अपने सिलेबस में स्टडी करना है। बट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दें कि किसी चीज को बताने के लिए दूसरे का रेफरेंस बहुत जरूरी है कि कैसे वो डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स का आपको यहाँ पे ग्राफ बताऊं तो यहाँ पे देखो जरा, इनकम 100 थी, 200 थी, 300 थी, 400 थी, 500 थी, कितनी भी इनकम हो, बट इन्वेस्टमेंट मान लो अगर एक स्कूल में 20 करोड़ लगाना था और मान लो वही इन्वेस्टमेंट है, तो मान लीजिए वही इन्वेस्टमेंट रहेगी, जितनी इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट जितनी होनी, सालों साल अगर रोड्स में काम होना है तो उतना काम होगा, ब्रिजेस बनने हैं तो उतने ब्रिजेस बनेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वो चेंज नहीं होगी। और इनकम हो या ना हो, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं इनकम मार्क करता हूँ इसी ग्राफ में, अगर एक्स एक्सिस में इनकम मार्क करता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसे 0, फिर यहाँ मार्क करता हूँ 100, फिर यहाँ मार्क करता हूँ 200, यहाँ मार्क करता हूँ 300, फिर यहाँ 400, फिर यहाँ 500 एंड इट गोज ऑन, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में कैसे मार्क करता हूँ, इन्वेस्टमेंट ऐसे मार्क करता हूँ भाई, यहाँ 10, यहाँ 20, फिर 30 और 40, ठीक है। अब देखो मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकम तो मेरी 0 है, 0 पे भी इन्वेस्टमेंट 20 है, तो 0 पे भी इन्वेस्टमेंट 20 ये मैंने मार्क की हुई है, देखो यहाँ पे ये। उसके बाद बोल रहा है 100 पे भी 20, 100 पे भी 20 ये, फिर 200 पे भी 20, 300 20, 20, 20, तो इन डॉट्स को जैसे मैं जॉइन करूंगा तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मुझे मिल जाएगी। सो दिस इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, जो कि आपको समझना और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने अभी आपको दो चीजें समझाई जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी दो चीजें समझाई सर आपने? पहली चीज जो मैंने आपको समझाई है वो है व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, राइट। Aggregate demand refers to the total expenditure incurred on purchase of final goods and services by an economy during an accounting year. It has two components. Number one, consumption. Number two, investment. Consumption, it comprises demand for all goods and services by a household of a country during an accounting year. It depends on the level of PDI. Higher the PDI, higher the consumption expenditure and vice versa. And last point, at zero level of income also there is a minimum level of consumption which is known as autonomous consumption represented by C bar. ये हो गया आपका consumption. फिर आते हैं investment. Investment, it refers to the addition to the physical stock of capital, right? There are two types of investment: autonomous investments and induced investments. Autonomous investments are those investments which which does not changes with change in level of income and it is not profit oriented. And induced investments are those investments which changes in the level of change in income and it is profit oriented. अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 to 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो उसके लिए मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग बताया भाई साहब, उसके बारे में दोनों कंपोनेंट्स बताए, दोनों कंपोनेंट्स के बारे में उनका ग्राफ बताया और दोनों का शेड्यूल बनाया, राइट। बट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ और शेड्यूल है वो है एग्रीगेट डिमांड का, राइट। तो इधर फटाक से आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट हम ग्राफ पे आ रहे हैं, तो ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। मैंने लिखा इनकम, मैंने लिखा कंजम्पशन, मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट्स। एडी का फॉर्मूला क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल सी प्लस आई। तो मैंने यहाँ पे इनकम लिखा, यह हाइपोथेटिकल शेड्यूल है, इनकम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। मैंने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वाले दोनों यहाँ पे देखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट ये है आपका कंजम्पशन और ये है आपका इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा एडी, राइट। तो मैंने एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाया, इसी को मैं प्लॉट कर दूंगा। लो, इन्वेस्टमेंट कब आप देख चुके हैं, ये था। एक ही ग्राफ में कंजम्पशन कब भी देख चुके हैं, ये था। और दोनों को मिला के जो ऊपर आपको मिलता है 60, 140, 220, 300, 380, तो उससे आपका ये वाला कर्व मिल जाता है जो कि आपका है एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस इज दैट कर्व व्हिच इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड कर्व। किससे मिलके बना है, ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन से मिलके बना है, राइट। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसलिए जो आपका कंजम्पशन है, कंजम्पशन में जब भी एडिशन हो रहा है तो 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, सिर्फ 20 का डिफरेंस आ रहा है जो कि कांस्टेंट है। इसकी वजह से जो गैप बीच में आपको दिखेगा ना एडी और कंजम्पशन के बीच में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इन्वेस्टमेंट्स का कांस्टेंट रहना, राइट। तो ये आपका है एग्रीगेट डिमांड कर्व, राइट। चलिए, तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डील कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, अगर डिमांड है, अगर कंज्यूमर है, तो प्रोड्यूसर्स भी तो है ना भाई, राइट। प्रोड्यूसर भी तो सप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। वैसे अगर बहुत सारे लोग अगर सप्लाई नहीं कर रहे होंगे बहुत सारी चीजें, तो डिमांड फुलफिल नहीं होगी। तो इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें वो क्या आता है, एग्रीगेट सप्लाई। मैं इसको बहुत प्रिसाइज रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, राइट। और ये रिविजनरी पर्पस की वीडियो है, आपने अगर
मेन पूरा एक लेक्चर या क्वेश्चन आपने मेन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज आप इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा कि इस ये लेक्चर से आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ रिविजनरी वीडियो, राइट? बट हाँ, आपकी बहुत हेल्प जरूर हो जाएगी। चलिए आ जाइए, एग्रीगेट सप्लाई पे आ जाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई की अगर बात करूं तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है भाई? एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सर चार शब्द में बताओ ना, पहला क्या है? टोटल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। चारों को जोड़ दो तो क्या बन गया? एग्रीगेट सप्लाई। चारों को जोड़ दो क्या बन गया? एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान से देखो, एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आई बिलीव ये क्लियर है बिल्कुल। तो एग्रीगेट सप्लाई के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा सर, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ध्यान से देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई एग्रीगेट सप्लाई AS इक्वल्स C प्लस S। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? C प्लस S, एग्रीगेट सप्लाई में भी कंजम्पशन आ गया और S क्या हो गया नई चीज? अब ध्यान से देखो, मुझे बताना जब बहुत सारे लोग एक साथ चीजें सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये है मिस्टर ए, सॉरी एक मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है, जैसे कि ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर सी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। तो एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारे लोग इनको पैसे भी तो दे रहे हैं उन चीजों को खरीदने के लिए, बोलो ना। एट द वेरी सेम टाइम अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो साइमल्टेनियसली उसको इनकम भी तो मिल रही है। अगर मैं और मेरे से बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, राइट, तो उसी एट द वेरी सेम टाइम उनको क्या मिल रहा है? उनकी इनकम भी तो जनरेट हो रही है। और ऐसी बहुत सारे लोग गुड्स बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनकी इनकम भी तो जनरेट हो रही है ना। तो इसीलिए इट इज राइटली सेड दैट एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स नेशनल इनकम। जब बहुत सारे लोग सप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों की इनकम हो रही होगी, और जब मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो उसको नेशनल इनकम कहेंगे। और इनकम के मेरे दोस्तों सिर्फ दो यूज हो सकते हैं। इनकम को या तो आप खर्च करोगे, या तो आप बचाओगे, या तो आप कंज्यूम करोगे, या तो आप सेव करेंगे। इसलिए इसलिए जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है कि कहा जाता है, एंड इट इज राइटली सेड दैट एग्रीगेट सप्लाई, ध्यान से देखिए, इट इज राइटली सेड दैट एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स नेशनल इनकम, यानी कि y, ठीक है। एंड सिंस y यानी कि इनकम को y से डिनोट करते हैं, सिंस y इज C प्लस S, इनकम को या तो खर्च करोगे, या तो बचाओगे, या तो कंज्यूम करोगे, या तो सेव करोगे, इसलिए AS इज आल्सो इक्वल टू C प्लस S, राइट। तो आज ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए, आ जाइए, एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, राइट, पक्का। चलिए उसके भी दो कंपोनेंट्स क्या हो गए? कंजम्पशन और सेविंग्स। तो कंजम्पशन तो एज इट इज सेम है, उसका माइनर थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई साहब। तो कंजम्पशन एज इट इज हमने वही लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा शेड्यूल में। अच्छा, सेविंग्स की बात करो सर, सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स क्या होगी भाई? 100 रुपए की इनकम है, अगर 80 खर्च किए तो 20 रुपए आपने बचा लिए। तो द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नोन एज सेविंग्स। तो मैंने ये लिखा है, सेविंग रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, सेविंग्स क्या है? सेविंग्स जीरो भी हो सकती है, सेविंग्स पॉजिटिव भी हो सकती है, सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती है। सर इसका मतलब क्या हो गया भाई? अगर आपने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए ही खर्च कर दिए तो आपने कुछ बचाया क्या? नहीं। तो आपकी सेविंग्स उस समय क्या होगी? जीरो, राइट। क्योंकि ध्यान से देखें, अगर इस इक्वेशन को हम देखें कि y इक्वल्स c प्लस s, तो यहाँ से s भी तो बोल सकते हैं, s इक्वल्स y माइनस c, राइट। सेविंग्स इक्वल्स इनकम माइनस कंजम्पशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेविंग क्या होगी? अगर किसी ने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए ही खर्च कर दिए तो सेविंग कितनी हो गई भाई? तो आपकी सेविंग उस वक्त जीरो हो गई, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी बात है समझने लायक, कि सेविंग्स कैन बी जीरो व्हेन इनकम इक्वल्स कंजम्पशन। अच्छा, सेविंग्स पॉजिटिव हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि आपने कंजम्पशन कम किया है और आपकी इनकम 100 रुपए, तो कंजम्पशन 80 रुपए का किया है, तो आपकी सेविंग उस समय 20 है, जो कि पॉजिटिव है। सेविंग नेगेटिव का मतलब क्या होगा? सेविंग नेगेटिव का मतलब ये हो सकता है कि देखो, अब ध्यान से देखो, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, आप बोल रहे हैं y इक्वल सी प्लस एस, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या है? s इक्वल्स वाई माइनस सी, राइट। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है क्या, अगर आपकी इनकम तो है भाई 100 रुपए, पर आप खर्च कर रहे हैं 120 रुपए, खर्च कर रहे हैं 120 रुपए, तो सर मैं ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कहां से खर्च कर रहा हूँ? अरे 20 रुपए एक्स्ट्रा आप सेविंग्स के पिटारे में से निकाल रहे होगे ना भाई साहब, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंजम्पशन तो हमेशा होता है, कंजम्पशन ज्यादा भी हो सकता है इनकम से। तो देखो क्या होगा, अगर आपने 100 में से 120 खर्च कर लिए तो 100 रुपए तो आपकी इनकम के बराबर खर्चा था, 20 रुपए आपने सेविंग से निकाला, इसलिए इस इक्वेशन में भी s इज इक्वल टू -20। उस समय सेविंग्स ऑटोमेटिकली -20 हो जाएगी, उस समय सेविंग्स -20 हो जाएगी, यानी कि सेविंग के पिटारे से -20 निकल गए हैं, राइट। तो उस समय सेविंग्स आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमने तीन बातें लिखी हुई है कि सेविंग्स कैन बी पॉजिटिव, सेविंग्स कैन बी नेगेटिव एंड सेविंग्स कैन बी जीरो, राइट। अच्छा, मैंने एक चीज और लिखी है यहाँ पे, टुवर्ड्स द राइट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है मैं आपको धीरे से समझाऊंगा, पहले इधर आ जाओ। सेविंग्स का, सेविंग्स का एक बहुत प्यारा कर्व है, एक लौता कर्व है जो नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होता है। सर नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया भाई? ये आपका y है पॉजिटिव, या आपका x है पॉजिटिव, बट ये आपका y नेगेटिव एक्सिस, राइट।
सिंस सेविंग्स इज -20, जो हमारे यहाँ पे सेविंग शेड्यूल देखो जरा, इसमें क्या सेविंग शेड्यूल में 0 है, सेविंग्स -40 है, 100 है, -20, फिर 0, 20, 40, 60, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई तो सेविंग्स भी आपकी धीरे 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 बढ़ती है। इनिशियली सेविंग्स नेगेटिव थी क्योंकि कंजम्पशन हो रहा होगा और हमने सेविंग से ही निकाला होगा, राइट। तो यहाँ से देखिए आप सेविंग कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो आपको जितना पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये ये पूरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव सेविंग्स, राइट, यानी कि डिस सेविंग्स। इसको क्या बोलेंगे, डिस सेविंग्स, की सेविंग से ही निकाल रहे हो कंजम्पशन करने के लिए, राइट। जैसे हमारे पास 100 थे और 120 खर्च किए तो 20 यहीं से निकालने हैं आपने, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव होता गया होता गया होता गया, आगे की तरफ बढ़ता गया। और उस समय जो ये वाला आपने किया ना, ये जो आपने लिखा है दिस इज नोन एज योर, इस समय एस बार, एस होता है ऑटोनॉमस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग्स मींस सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स क्या होगी, नेगेटिव। कंजम्पशन क्या था, पॉजिटिव। उसको क्या बोला था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो जीरो लेवल पे हो रहा था, बट वो हो कहां से रहा था, सेविंग से। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंजम्पशन पॉजिटिव होगा तो सेविंग्स नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जो सी बार होता है, इज इक्वल टू सी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस बार। सी बार इक्वल टू माइनस ऑफ एस बार। तो ऑटोनॉमस सेविंग है माइनस ऑफ एस बार, राइट। चलिए, इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ ऐसे होता है कि ये आपका जो कंजम्पशन कर्व है, जो मैंने सिखा दिया, और जो आपका इनकम कर्व है वो आपको धीरे से पता चलेगा, बट इनकम कर्व आपका कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो जब कंजम्पशन और इनकम जहाँ पे मिलती है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ब्रेक इवन का, यानी कि कंजम्पशन इक्वल्स इनकम होगा तो सेविंग्स बराबर जीरो हो जाएगी। और उसके लेफ्ट में अगर देखो तो देखो कंजम्पशन कब ऊपर है और इनकम कब नीचे, यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कब है, तो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे कंजम्पशन बराबर इनकम है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो सेविंग इस समय नेगेटिव होगी नीचे। तो ये जो एरिया है ना जहाँ पे इस समय आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे हो, जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो सेविंग कर्व में यहाँ रिफ्लेक्ट होता है इस तरह। तो ये होता है आपका सेविंग्स नेगेटिव। और आगे की तरफ देखो कि ब्रेक इवन पॉइंट के राइट में तो कंजम्पशन लेस है, इनकम आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि सेविंग्स पॉजिटिव है, राइट। तो चलिए, ये दोनों हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक्स थे। अब थोड़ा सा और बचा है, फिर हमारा चैप्टर रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा, फटाक से आ जाइए। तो आपने क्या पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो aggregate supply refers to the total flow of goods and services by an economy during an accounting year. It has two components, consumption and investment. Consumption क्योंकि मैं बता चुका हूँ, वापस नहीं बताऊंगा, सॉरी, consumption and savings, my mistake, consumption and saving। तो consumption में बता चुका हूँ, saving refers to the excess of income over consumption expenditure। savings can be zero when consumption equals income, savings can be positive when consumption is less than income, savings can be negative when consumption is greater than income, ठीक है। and saving curve starts from the negative intercept of y-axis, ठीक है। चलिए आ जाइए, कुछ टॉपिक और हैं फिर आपका चैप्टर खत्म होगा। देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग द फंक्शनल रिलेशनशिप, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो आप बोल सकते हैं कि कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि जैसे जैसे इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन चेंज होगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहाँ पे इक्वेशन भी है, C is equal to C bar plus small b into y। C is equal to C bar plus small b into y। C मतलब कंजम्पशन, C bar मतलब कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम को बोलेंगे आप C bar। देखिए ये होगा कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और b इंटू वाई, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। b बोलते हैं एमपीसी, जो मैं आपको आगे थोड़ी सी देर में बताऊंगा। दिस इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में और इंपॉर्टेंट भी आता है, वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी इज नथिंग बट द टेंडेंसी, राइट। प्रोपेंसिटी इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू कंज्यूम। टेंडेंसी का मतलब क्या होगा कि बिहेवियर कंज्यूम करने का क्या है, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम दो तरीके से होता है, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। एपीसी इज नथिंग बट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। तो कंजम्पशन टू इनकम यानी कि कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो उसको बोलेंगे एपीसी, ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन बराबर इनकम, कंजम्पशन अपॉन इनकम, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इन चीजों को मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी क्लास में समझाता हूं, बट क्योंकि रिविजनरी लेक्चर है इसलिए मैं बहुत डीप जाके सब चीजें नहीं समझा पाऊंगा। मैं सिर्फ एक रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए, एपीसी इक्वल्स 1। एपीसी की वैल्यू 1 कब होगी, जब कंजम्पशन बराबर इनकम होगा, तब एपीसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर 100 रुपए खर्च किया और 100 रुपए ही आपके कमाए थे तो 100 अपॉन 100 1 होगा, ठीक है। अच्छा, एपीसी ग्रेटर देन 1 कब हो जाएगा, जब कंजम्पशन 120 है और इनकम 100 है। तो 1.2 अपॉन मतलब 1.2 अपॉन 1 करेंगे तो आपका एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अच्छा, एपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है, जहां पे कंजम्पशन कम है और इनकम आपकी 100 है, कंजम्पशन 80, वहां लेस देन 1। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई एपीसी ना कभी जीरो नहीं हो सकता। एपीसी जीरो इसलिए नहीं हो सकता कि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एपीसी कभी जीरो इसलिए नहीं होगा कि कंजम्पशन कभी जीरो हो नहीं सकता। और एपीसी के फॉर्मूले में आपको ये बात पता है, क्या पता है कि एपीसी इक्वल सी अपॉन वाई, और ये जो सी है ये कभी जीरो होगा ही नहीं।
इसलिए जीरो ऊपर कभी आएगा ही नहीं, कि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगा ही होगा, इसलिए एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। वैसे ही आपका होता है जैसे इनकम चेंज होती है, जब एडिशनली इनकम होती है, यानी कि 100 से 200 हुआ तो चेंज कितना हुआ 100 का, और अगर खर्चा भी 100 से मान लो 150 हो गया तो खर्चा भी कितना बढ़ गया 50 से, राइट। तो एमपीसी is nothing but refers to the ratio of change in consumption to change in national income। then again बता रहा हूँ, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ग्रेट डिटेल में समझाता हूँ, बट मैं अपने नॉर्मल सेशन में समझाता हूँ, रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। एमपीसी इक्वल्स डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी बेसिकली आपका चेंज इन कंजम्पशन अपॉन डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, ठीक है। तो एमपीसी की वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करती है। एमपीसी 1 कब होगा, जब जितना भी एडिशनल आपने कमाया है पूरा खर्च कर दिया, जब उतना एडिशनल जितना कमाया उतना पूरा आपने खर्च कर दिया, तो आप डेल्टा सी, अगर आपने एडिशनल 100 कमाए और आपने एडिशनल खर्चा भी 100 का कर दिया, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब आपने कुछ सेव किया नहीं, उसका मतलब ये। तो ये होगा, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि डेल्टा एस 0 हो गया और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हो गया। एमपीसी जीरो कब हो सकता है भाई, जितना एडिशनली कमाया आपने सेव कर लिया, तब आपका एमपीसी क्या हो जाएगा जीरो, मतलब कंजम्पशन आपने कुछ किया ही नहीं, राइट। और इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1। सेम ऐसे ही आता है प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। इसका सेविंग फंक्शन होता है s इक्वल टू माइनस ऑफ s बार प्लस स्मॉल s इनटू y, राइट। तो ये सेविंग फंक्शन हो गया आपका। अच्छा, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा भाई साहब, प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में बोले तो प्रोपेंसिटी टू सेव इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू सेव, द बिहेवियर टू सेव। इसमें भी दो आपकी चीजें आएंगी, एक एपीएस और एक होगा एमपीएस। एपीएस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू नेशनल इनकम, तो s अपॉन y होगा। एपीएस कैन नेवर बी 1, ये बात ध्यान रखना आपको, एपीएस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा अगर 100 कमा रहे हो तो 100 खर्च नहीं करोगे। मैं एपीएस की बात कर रहा हूँ, मैं एमपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। एपीएस अगर 100 रुपए कमाए तो हमेशा आपकी इनकम का कुछ हिस्सा कंजम्पशन पे जाता ही जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 कमाए और आपने 100 ही बचा लिया, आप कंज्यूम करोगे भाई, बेसिक नेसेसिटीज हैं आपकी। और जब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी सेविंग्स बराबर आपकी इनकम हो जाए, इसका मतलब सिंपल सा ही हो गया कि एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, राइट। एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, एपीएस 0 हो सकता है, जितना कमा उतना अगर खर्च कर दिया तो इक्वेशन में रख दिया आपने, और एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने आपको अभी दिखाया सेविंग्स नेगेटिव होती है। एमपीएस इज नथिंग बट द चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन नेशनल इनकम, राइट। तो एमपीएस 1 हो सकता है कब, जब आपका डेल्टा एस बराबर डेल्टा वाई हो जाएगा, तब आपका डेल्टा सी 0 हो रहा होगा, ठीक है। जितना आपने एडिशनली कमाया उतना एडिशनली सेव कर लिया, राइट। देखिए मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस है, मैं टेक्निकलिटी में जा नहीं सकता। जो एडिशनली मेरे पास, अगर मेरी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो चुकी है, मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं कंफर्टेबल लाइफ में हूँ और मेरे पास बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो गया, मेरे पास सारी चीजें हैं, तो जितना एडिशनल मेरे पास इनकम और भी रेवेन्यू जनरेट होती जाएगी, वो मैं सेव कर सकता हूँ, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। तो तब आप ऐसा बोल सकते हो कि डेल्टा एस इक्वल डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी 0 हो जाएगा, एमपीएस 0 हो सकता है जब डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा सी, राइट। तो ये आपका हो गया, ये आपके हो गया प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, एक आपको नेक्स्ट चीज जो पूछी जाती है वो ये है, लेट मी जस्ट वेट, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व आपको पूछी जाती है, तो आप देख लीजिए डेरिवेशन कैसा होता है, बस सिंपल सा डेरिवेशन है। आप कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाना है, तो कंजम्पशन कर्व आपको दिया होगा। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, 45 डिग्री रेफरेंस लाइन आपको बनानी है। 45 डिग्री रेफरेंस लाइन की खास बात होती है कि इससे कोई भी अगर कर्व इंटरसेक्ट करता है तो उसको इक्वली डिवाइड कर देता है। कंजम्पशन कर्व गिवन है तो कंजम्पशन कर्व आप बनाएंगे, ठीक है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कंजम्पशन कर्व आपने बनाया, तो आपने कंजम्पशन कर्व को यहाँ पे एक पॉइंट दिया, तो इतना पूरा एरिया जितना आपको दिख रहा है सी बार, तो इतने से ही सेविंग्स नेगेटिव होगी क्योंकि कंजम्पशन पॉजिटिव है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, ये पॉइंट, राइट। और जो यहाँ पे मिले कंजम्पशन और इनकम कर्व मिले, ये 45 डिग्री रेफरेंस लाइन इनकम लाइन कहलाती है। तो सी बराबर वाई है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंजम्पशन बराबर इनकम है तो यहाँ पे सेविंग जीरो होगी। इस पॉइंट से अगर पैरेलल देखेंगे तो यहाँ जो इंटरसेक्ट यहाँ पे फॉल करेगा, ये पॉइंट भी सेविंग का जीरो होगा। एक पॉइंट आपको यहाँ ये मिलेगा, एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, और इससे आपका सेविंग का बन जाएगा। देन अगेन क्लास में मैं समझाने में मुझे पूरी क्लास चली जाती है, पूरी 1.5 घंटे की, बट अभी मैं रिविजनल वीडियो इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता सकता। इन केस यू वांट रिविजनल लेक्चर और एनीथिंग एल्स यू कैन कांटेक्ट क्लासेस के नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे लास्ट चीज है कि हाउ इज सेविंग फंक्शन ड्राइव फॉर कंजम्पशन फंक्शन, वाइस वर्सा। इसमें भी वाइस वर्सा होता है, इसमें भी वाइस वर्सा। तो सेविंग कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन के डेरिवेशन के लिए आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें आपको दोनों चीजें हो। तो आपको दिया है कि एक ऐसी इक्वेशन में दोनों चीजें हैं, वो ये है जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। यहाँ पे आप सी को रिप्लेस कर देंगे कंजम्पशन फंक्शन से, क्योंकि गिवन है कंजम्पशन फंक्शन। तो y इज इक्वल टू सी की वैल्यू डाली, ऐसे ही रख दिया आपने। y वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स एक साथ रख ली, इनको आपने यहाँ से वन y कॉमन निकाला, वन माइनस बी, यहाँ सी और एस रहा, वन माइनस भी आपका ऐसे हो सकता है। अच्छा, एक और आपका फॉर्मूला बनता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स 1। आई नो अगर रिविजनल वीडियो है तो आप जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स 1।
एमपीसी को बी भी बोलते हैं, एमपीएस को एस भी बोलते हैं। बी प्लस एस इक्वल्स 1, एस इक्वल्स 1 माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस बी को हमने एस लिखा और वाई एस हो गया, सेविंग्स को उधर भेजा माइनस सी बार, और ये आपकी इक्वेशन बनी। बट क्योंकि कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता नहीं तो रिप्लेस हो जाएगा माइनस एस बार से, तो होगा एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस प्लस एस बार। ये जो मैंने लास्ट में आपको डेरिवेशन और ये सारी चीजें बताई हैं क्लास में, मेरे को बहुत अच्छे से इसको स्लोली समझाना पड़ता है, बैठ के रिविजन क्लास है इसलिए मैंने ये उस हिसाब से बताई। तो ये उसी के लिए हेल्पफुल होगा, ये उसी के लिए हेल्पफुल होगा जिस बच्चे ने ऑलरेडी इसके चैप्टर के बारे में स्टडी की है। ये फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए लेक्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज वो मत समझिएगा, राइट। तो ऐसे मैं रिविजनल लेक्चर्स आपके लिए हर चैप्टर के देते रहूंगा, और आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन पता करनी है तो क्लासेस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, रिविजनल वीडियो आपके लिए डलते जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे डाउट्स और एक्स्ट्रा चीजें भी मटेरियल मिल जाएगा, राइट। चलिए, और आपको सिमिलरली कॉमर्स के साथ साथ आपको साइंस विंग्स के भी कुछ कुछ लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, और आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और रिविजनल लेक्चर सबके लिए फ्री है, तो आपके वो कोई भी फ्रेंड्स जो रिविजनल लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।